Guys, Jai Hind and welcome to PCSP, that is Psycho Concept Study Point। हालांकि आपको नाम सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स, माइंड मैपिंग सिखाई जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर किसी से सीखते हैं या फिर अभी भी आप सीखते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से बिल पे करना पड़ता है। वो पहले 2-3 सेमिनार तो आपको अच्छे से बता देंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आप पहले 99 या फिर 99 तो बहुत कम बोल दें, मैंने बोलेंगे कि 199 या फिर 1000 रुपये आप फीस भरिए, उसके बाद आपको हम सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने सोचा कि बना पाऊँ, ताकि जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं असल में, लेकिन पैसे की कमी वजह से वो सीख नहीं पाते, उनके लिए एक मैंने छोटी सी मुहिम छेड़ी है, विच इज़ नेम्ड एज साइको कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों की, जो कि बहुत सारे बच्चों को आता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। मेजॉरिटी है कि बच्चों को नहीं आता है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैंने ये क्यों बोला बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, क्योंकि हर कोई ना फर्स्ट लॉ बता देगा, थर्ड लॉ बता देगा, सेकंड लॉ भूल जाएगा, या फिर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भूल जाएगा, थर्ड लॉ बता देगा कि बहुत ईजी है। सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक हमारा साइंस का है। ये किसी भी क्लास में आ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आता है टॉपिक, क्योंकि ये बेस ही एक तरीके का फिजिक्स का। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा हम लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं साइको कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट की न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाया था सर इसाक न्यूटन ने। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे या फिर इंटरव्यू में पूछे कि आपका नाम क्या है, बताएंगे जी मेरा नाम राम है, श्याम है, जो भी है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ, आपके पापा का नाम क्या है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी चीज़ की जानने के लिए उसकी हिस्ट्री, उसकी तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। सर इसाक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिराइव किया था ईयर इन 1687। 1687 में सर इसाक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाया था। और कितने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो आज हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ में बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका मतलब सिंपली भाषा पहले बताऊंगा कि अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मीन्स कि अगर हम खड़े हैं तो हम खड़े ही रहेंगे जब तक हमारा मन ना करे चलने का, अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे जब तक हमारा मन ना करे रुकने का। साइंस की डेफिनेशन में ये खरी डेफिनेशन हो गई वाइस वर्सा, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और यू कैन कॉल एज वाइस वर्सा। ये है सिंपल, जो आपको समझाने के लिए। और जो आपका बेसिक है, क्या, हाँ तो यार थोड़े बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। तो बेसिक डेफिनेशन की हम बात करेंगे। बेसिक डेफिनेशन होता है अ बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव until and unless some external force is applied to it to stop that particular object। आप कहोगे भाई कितना बड़ा डेफिनेशन बता दिया, लेकिन समझने की बात है, थोड़ा ध्यान समझना, बहुत इजी है इसका लॉजिक। A body will continue to move until and unless some external force is applied to stop that particular object। इसका एग्जांपल हम देखेंगे मूविंग एंड स्टॉपिंग ऑफ अ कार। जब एक कार मूव कर रही है या फिर टर्निंग पॉइंट आता है, फिर ब्रेकर आता है, हम लोग क्या ब्रेक दबाते हैं। ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है अपना। एक्सटर्नल फोर्स हमने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी हो गई रुक। सेकेंड हम लेंगे ब्लैंकेट बीटन बाय स्टिक, और डर्ट पार्टिकल्स मूव होते हैं उसमें। मान लीजिए कोई भी आपके घर पे चटाई हुई, आपकी जो मम्मी है वो ऐसे थापी लेके झाड़ती होंगी उसको, मैट को। तो मैट में से जो पुराने मैट्स होते हैं, फिर आज के भी न्यू मैट्स होते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर वो उन्हें नहीं झाड़ती तो क्या होता? डस्ट पार्टिकल्स मूव ही नहीं होते, डस्ट पार्टिकल्स निकलते ही नहीं। उन्हें झाड़ा तभी वो डस्ट पार्टिकल्स के निकले। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव होगा, उसके अलावा कहीं और मूव नहीं होगा। सिंपली एज दैट इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, विच इज F मतलब फोर्स एंड A मतलब एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इफ A विल इंक्रीज, F विल ऑल्सो इंक्रीज, इफ F विल डिक्रीज, A विल ऑल्सो डिक्रीज। सो हम सिंपली लेते हैं F इक्वल्स टू ma, वेयर m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट मैच, थोड़ा मूड बना लेते हैं।
क्रिकेट मैच में क्या होता है, मैच में मान लीजिए वहाँ पे धोनी बैटिंग कर रहा है और यहाँ पे आपके मलिंगा साहब बॉलिंग कर रहे हैं। सपोज करिए मलिंगा ने 40 की स्पीड से बॉल फेंकी और धोनी साहब हैं उन्होंने लमसम मान लीजिए 80 के अराउंड बैट घुमाया और शॉट मार दिया। सेकेंड केस लेते हैं, अगर मलिंगा साहब ने 40 के बजाय 80 के स्पीड से बॉल फेंका, मतलब डबल कर दी अपनी स्पीड, धोनी जो है जिन्होंने पहले 80 की स्पीड से मारा था वो अब 160 की स्पीड से मारेंगे। क्यों? अगर नहीं मारेंगे तो क्या होगा, बैट टूट जाएगा। जैसे एक मैच में हमने देखा था, श्रीशांत ने बॉलिंग करी थी और श्रीलंका के एक बैट्समैन था, उसका बैट टूट गया था क्योंकि वो सेम स्पीड से नहीं घुमा था। साइंस की बात यहाँ करूँ थोड़ा, तो क्रिकेट मैच इसका ये एग्जाम्पल हो गया। सो गाइस, लास्ट लॉ, थर्ड लॉ की हम बात करेंगे। थर्ड लॉ ये तो जिसे कहते हैं, एक बार बच्चे को तुम बता दो बच्चा भी याद कर लेगा। तभी मैंने फर्स्ट उसमें पार्ट में कहा था कि आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद कर लेना, थर्ड लॉ याद हो जाता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद नहीं हो पाता। सो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या होता है लेकिन बाहर का नहीं पता, हमारे यहाँ अगर किसी बड़े ने किसी छोटे लड़की की क्रिकेट खेलते वक्त बॉल भी छीन ली तो बॉल लेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, तू नहीं देगा, वो पत्थर उठा लेगा। अगर तूने मेरा बैट लिया तो मैं पत्थर उठा के तेरे को मार दूंगा। विच मीन्स क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये एग्जांपल तो पत्थर वाले एग्जांपल पेपर में लिख नहीं सकते। पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर वाली डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ वॉल, मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे अगर बॉल पे मारता हूँ तो रिवर्ट बैक होके वो हमारे पास ही आएगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल लेंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जब हम गोली चलाते हैं तो रिकॉइल होता है। गर मूवी में देखिए ना अपने, वैसे सलमान खान ऐसे करता है, वही होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन से याद आता है, हमारे एक अजीत सर थे, हमारे कॉलेज में भी हैं, वो अगर उनके सामने कोई अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या बोलते हैं, ए जल्दी करो, यही ठोक दूंगा। मतलब ठोकने का मतलब आप गलत वे में मतलब जाना, ठोकने का मतलब सिंपल मारते थे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आगे हम और भी साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएंगे, सिमिलर माइंड मैपिंग टेक्निक्स आपको समझाऊंगा मैं, और होप सो कि आपको ये चैनल पसंद आए। सो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दबा के अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच।